सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे, अपनी तैयारी को और धार दे रहे होंगे। आज का ये सेशन और इस सेशन में हमने अपने ऐप पर फ्री टेस्ट लिया था और वो फ्री टेस्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच का और डिटरमिनर्स का। इस टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और हो सकते हैं उनको भी आर्थिक ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये टेस्ट हम अपने ऐप पर फ्री करवाते हैं और इसकी सूचना समय समय पे हम फ्री टेस्ट करवाते रहते हैं। तो कोई भी बच्चा प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट फ्री दे सकता है। हम इसकी सूचना अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड पर देते हैं और उसके बाद ये फिर टेस्ट आयोजित किया जाता है। तो जो भी बच्चा इस फ्री टेस्ट को ज्वाइन करने का इच्छुक हो तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड को ज्वाइन कर ले और वहां आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी कब ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट सोल्यूशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 10 क्वेश्चन थे, 20 टेस्ट थे, 20 क्वेश्चन थे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करवा चुका हूं और 10 क्वेश्चन जो डिटरमिनर्स के थे वो रह गए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर इसमें जो डिटरमिनर्स वाले जो क्वेश्चंस थे उनका भी वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाए। तो आज हम डिटरमिनर्स के जो क्वेश्चंस थे उनका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है तो वो आप प्ले स्टोर से जाके वो यूट्यूब से आप उसको देख सकते हैं। आज अपन शुरू करते हैं। ये इसके 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको और आज हम 11वें क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे। ये है 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। जिसने टेस्ट नहीं दिया था वो अभी क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर करें। द बार वॉज सो पैक्ड देयर वॉज रूम टू मूव। ये क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस हैं मेनी, दूसरा ऑप्शन है फ्यू, तीसरा ऑप्शन है ए फ्यू और चौथा ऑप्शन है लिटिल। इनमें से कौन सा आना चाहिए? इस क्वेश्चन को पूछे जाने की वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों ने इस रूम को देखकर, इसको देख के भाई, इस रूम को देखकर, इस वर्ड को देखकर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मैनी कर दिया, कुछ बच्चों ने इसका आंसर फ्यू कर दिया या फिर ए फ्यू कर दिया। उनका तर्क क्या है वो सुनिएगा पहले। वो ये कहते हैं कि सर रूम जो है वो, मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी पहले भी किसी क्लास में समझाया है, आज फिर दोबारा समझा रहे हैं। रूम जो है, उनका कहना है जिन्होंने मैनी लिखा है कि सर रूम जो है वो काउंटेबल नाउन है। का मानना है कि रूम कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है और इसका मतलब जो होता है वो कमरा होता है। बात उनकी ठीक है, रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन यहां जो रूम शब्द प्रयोग किया हुआ है इसका मतलब कमरा नहीं है, इसका मतलब है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह इसका अर्थ है। रूम शब्द को दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। यहां इसका प्रयोग है खाली जगह के रूप में किया गया है और यहां जो रूम शब्द है वो अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है, जिसका मतलब है खाली जगह या आप एम्प्टी स्पेस कह सकते हैं, यानी जगह के बारे में इसका प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसको हम यहां लिख देते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनमें से कौन से डिटरमिनर का प्रयोग करना चाहिए? पहले देखो, मैनी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो प्लूरल के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? प्लूरल के। जबकि ये तो अनकाउंटेबल है। जो बच्चे ये कह रहे थे कि साहब इसके साथ मैनी का प्रयोग हम कर दें, तब भी उनको समझना चाहिए था कि यदि रूम्स होता तब तो हम मानते कि भाई ये प्लूरल है, मैनी का प्रयोग किया जा सकता, लेकिन ये तो रूम है, का मतलब ये नहीं हो सकता। फ्यू और एफ यू, इन दोनों का प्रयोग भी किसके साथ होता है?
प्लूरल के साथ होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं होगा। और हमारे पास एक डिटरमिनर बचता है लिटल, तो यहां जो प्रयोग होगा वो किसका होगा? लिटल का प्रयोग होगा। अब इस सेंटेंस को हम एक बार वापस से समझते हैं, क्या अर्थ हुआ इसका। द बार वॉज सो पैक्ड। बार का मतलब जहां बैठ के शराब वगैरह पी जाती है, पेय पदार्थ पिए जाते हैं, उसको बार कहते हैं। बार वॉज सो पैक्ड, बार इतनी ज्यादा पैक्ड था, फुल था, दैट देर वॉज लिटिल रूम टू मूव, कि वहां बहुत कम जगह थी, हिलने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इसका मतलब यहां क्या है? जगह से है, इसलिए इस सेंटेंस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? लिटिल के साथ करेंगे। ठीक है भाई, इस सेंटेंस में जो रूम शब्द है का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? लिटिल के साथ करेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा हुआ है। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस के प्रति सचेत रहें, ताकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ठीक तरीके से उसको आंसर कर सकें। एक दो सेंटेंस और देखते हैं हम इसके, जैसे देयर इज, सेंटेंस को देखना भाई, देयर इज डैश 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 रूम in this room for this heavy box। इस सेंटेंस को देखिएगा, देयर इज रूम इन दिस रूम, इस रूम में रूम, यानी यहां भी हमने रूम शब्द का प्रयोग किया है। ये कमरा है, इस कमरे में, यहां क्या है? ये कमरा है। ठीक है। फॉर दिस हैवी बॉक्स, इस भारी बक्से के लिए इस कमरे में बहुत कम जगह है। आपके पास ऑप्शंस हैं लिटल, मैनी, यही ऑप्शन मान लेते हैं ऊपर वाले, फ्यू और ए फ्यू, ये आपके पास ऑप्शंस। क्या लिखेंगे भैया आप इसमें? देर इज लिटल रूम। क्या लिखेंगे हम यहां? देर इज लिटल रूम लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको ठीक से? ठीक है। रूम शब्द का प्रयोग और भी कई जगह किया जाता है, जैसे देर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट नाउ, इंप्रूवमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए लिखते हैं ऐसे, देर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट, देर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट। इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, अब इसमें सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। देर इज नो रूम फॉर डाउट, संदेह के लिए कोई जगह नहीं, यानी यहां अब किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, देर इज नो रूम फॉर एनी डाउट, फॉर एनी डाउट, डाउट के लिए कोई जगह नहीं है। देर इज नो रूम फॉर एनी डाउट, देर इज नो रूम फॉर फर्दर निगोशिएशन, और आगे बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां जो रूम शब्द हैं ये सारे के सारे ये अनकाउंटेबल नाउन है, न कि काउंटेबल नाउन। रूम शब्द के हमने तीनों प्रयोग देख लिए, खाली जगह के रूप में, और रूम कमरे के रूप में, और रूम का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, देर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, इंप्रूवमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हमने यहां आपको समझा दिए हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा तो आप उसको बहुत खुशी खुशी सॉल्व कर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स नाउ देन एवर बिफोर। सेंटेंस को समझिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसके पूछे जाने की वजह समझिएगा आप। देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें हम इस नाउन को लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनस का जो संबंध है वो किससे है? नाउन से है। तो नाउन तो समझेंगे ना कि भाई ये इन्फेक्शन किस प्रकार का नाउन है। इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फेक्शन किस प्रकार का नाउन है? अनकाउंटेबल। यूसी से हमारा क्या मतलब है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किन किन का प्रयोग किया जा सकता है? इसमें से, इसमें अनकाउंटेबल के लिए
मच का प्रयोग किया जा सकता है। अनकाउंटेबल के लिए ए लॉट, हालांकि ए लॉट ऑफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर, इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, हम देख रहे हैं यहां देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स नाउ देन एवर बिफोर। बच्चा जो ही सोचेगा तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, मच का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सर बता रहे हैं कि भाई अनकाउंटेबल है इन्फेक्शन, तो अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, मच का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब इस सेंटेंस को पूरा देखिएगा, नाउ देन एवर बिफोर, देन है, इसका मतलब यहां जो आपको यूज करना है वो कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए। कौन सी डिग्री में होना चाहिए बेटा, वो कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए। इसीलिए सेंटेंस को पूरा पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, और इसीलिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स की ठीक तरीके से स्टडी की जानी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ये चीजें जब आप प्रैक्टिस के दौरान समझ लेते हो तो फिर एग्जाम में यदि ऐसा कोई घुमा फिरा के आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप इस पूरे को नहीं पढ़ें और यहां है, और या फिर इस बात पे ध्यान नहीं दें, इस देन वाले पे। देन का मतलब आप सब जानते हैं कि देन का प्रयोग कहां किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। ही इज बेटर देन, ही इज बेटर देन हिज सिस्टर, ही इज बेटर देन हिज सिस्टर। हमने किसका प्रयोग किया यहां, बेटर का प्रयोग किया। किस वजह से किया, किस वजह से किया भाई, देन की वजह से हमने बेटर का प्रयोग किया। क्लियर है यहां, तो यहां भी हमें देन की वजह से किसका प्रयोग करना पड़ेगा, यहां कंपैरेटिव फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंपैरेटिव। अब इसमें देखिए कंपैरेटिव कौन सी है, ठीक है। आपके पास दो शब्द हैं, एक है मच और एक है मेनी। इन दोनों में जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि मच का प्रयोग किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए। सॉरी, काउंटेबल प्लूरल, किसके लिए भी, काउंटेबल से लिख देता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए। समझ में आ गई बात ये, बाकी दोनों लगभग एक ही हैं। ये कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री में है। इनका कंपेरेटिव फॉर्म जो होती है वो क्या आती है, मोर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो आती है वो क्या आती है, मोस्ट। ठीक है भाई, ये आपको जानकारी है। आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो इररेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ी होंगी वहां आपने जरूर पढ़ा होगा कि किस किस प्रकार से इनकी डिग्रीज हैं। तो यहां हम किसका प्रयोग करें ये बताओ। अब देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स नाउ। अब इन्फेक्शन है पॉल्यूटेंट से, कब, पहले कभी हुआ उससे कहीं ज्यादा, पहले हुआ उससे ज्यादा, देन एवर बिफोर, जो पहले कभी हुआ उससे अभी ज्यादा इन्फेक्शन है किनसे, पॉल्यूटेंट से, जो प्रदूषक हैं उनसे। तो किसका प्रयोग करें, कंपैरेटिव डिग्री का। मच कंपैरेटिव नहीं है, लॉट कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, मोस्ट कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे भैया, मोर का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप, ये एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, his second suggestion was better than his first। इस क्वेश्चन को भी पहले वाले, इससे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से जोड़ के देखा जाना चाहिए। देखो डिटरमिनर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिखने में आसान दिखते हैं हमेशा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होता है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को कहता हूं, अपने विनर्स को कहता हूं कि बेटा यदि आपको अंग्रेजी ग्रामर पे ठीक तरीके की पकड़ बनानी है तो आप पे 3 से 4 टॉपिक को बहुत मजबूत से पढ़िएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच दीजिएगा। अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा आप डिटर्मिनर्स को दीजिएगा। अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा आप टेंसेस को दीजिएगा। और अपनी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा आप SPOCAM को दीजिएगा। इनको एक ही मान लीजिएगा दोनों को, ठीक है। हालांकि बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इनको एक साथ समझा जा सकता है आराम से। तो ये 4-5 टॉपिक हो गए, इनको अलग अलग करेंगे तो 5 हो गए। इन 5 टॉपिक को आप बहुत मजबूती से
बार बार रिवीजन कीजिएगा, फिर इसके बाद की जो टॉपिक हैं वो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, फिर आप उन पे कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, पहले वाले जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा आगे बढ़ के है। ये क्या लिखा हुआ है, ही सजेशन वॉज देन, यहां देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी कैसा है, कंपेरेटिव डिग्री का है। ये हमारी समझ में आ गई। ये कौन सा सेंटेंस हुआ भाई, ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस हुआ, कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। ये हमने किससे पता किया, हमने देन से पता किया, और कंपेरेटिव डिग्री यहां लगी हुई भी है, क्या है, बेटर। ये तो हो गया काम। अब अपन चलते हैं क्या लिखें भैया। कई बच्चे कहेंगे सर हमने देन देखा और इसलिए आपने कहा था कि देन है, इसलिए क्या लगा देना, कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर देना, और हमने किसका यूज कर दिया, मोर का यूज कर दिया, और यहां हमने लिख दिया मोर बेटर, और मोर बेटर लिख दिया। फिर भी आपने कहा कि सेंटेंस गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, क्योंकि बेटर है ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, और मोर है ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये सेंटेंस में डबल कंपेरेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा, डबल कंपेरेटिव हो गया, और डबल कंपेरेटिव जो है वो सही नहीं है, इसलिए मोर का प्रयोग यहां सही नहीं है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने पूछा था जब हमने इस टेस्ट को किया, और टेस्ट के बाद में जब उन्होंने अपना रिजल्ट देखा कि ये मेरा क्वेश्चन सही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर ये हमारा क्वेश्चन सही क्यों नहीं है, बताइएगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई इस टेस्ट का भी बच्चों को डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देना चाहिए, ताकि उनके मन में जितने भी क्वेरीज हों, कंफ्यूजन्स हों, वो दूर हो जाएं। ये नहीं होगा, कैसे नहीं होता, जिस तरीके से ये होता है, ही इज, अभी मैंने सेंटेंस लिखा था, ही इज मोर बेटर, ही इज मोर बेटर देन हिज फ्रेंड्स। क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ भी, ये सेंटेंस सही है क्या, ही इज मोर बेटर देन हिज फ्रेंड्स। ये नहीं है, क्या होना चाहिए, ही इज, या तो ये होना चाहिए, ही इज बेटर, ही इज बेटर देन हिज फ्रेंड्स, या तो ये होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, अब यहां समझने की बात है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ किस किस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। यहां हम लिख रहे हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, कंपेरेटिव डिग्री के साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप नहीं लिख सकते ही इज मोस्ट बेटर देन हिज फ्रेंड्स, ऐसा आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप यहां मोर नहीं लिख सकते, आप यहां मोस्ट नहीं लिख सकते, ये भी ठीक नहीं है। आप यहां वेरी नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये चीजें नोट नहीं हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको कोर्स के दौरान जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा रहे थे, तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से नोट की हुई है, आपने उसको रिवाइज किया या नहीं किया वो अलग बात है। वेरी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, रिलेटिवली नहीं हो सकता, RELATIVELY, रिलेटिवली नहीं हो सकता, कंपैरेटिवली नहीं हो सकता, COMPARATIV, कंपैरेटिवली नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते हैं किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। यानी आप क्या नहीं लिख सकते, ध्यान से समझेंगे, यहां इस क्वेश्चन को कहीं भी कैसे भी पूछा सकता है, आप कभी भी मोर बेटर नहीं लिख सकते, ऐसा आप कभी नहीं लिख सकते। आप कभी भी मोस्ट बेटर नहीं लिख सकते। बेटर से क्या मतलब हमारा यहां, कोई भी कंपेरेटिव डिग्री, जिस तरह से मोर बिगर नहीं लिख सकते, मोस्ट बिगर नहीं लिख सकते, वेरी बिगर नहीं लिख सकते। बिगर का मतलब कम, एक ही बात है, मैं कोई भी कंपेरेटिव डिग्री लिख रहा हूं, आप समझ जाओ। यहां वेरी बिगर नहीं लिख सकते आप रिलेटिवली बिगर नहीं लिख सकते, या रिलेटिवली बेटर नहीं लिख सकते, रिलेटिवली बेटर आप नहीं लिख सकते, ऐसा आप कभी नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे तो फिर, ही इज रिलेटिवली बिग, तो आप यहां बिग लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, यानी कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, सॉरी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, किसका नहीं करेंगे, कंपेरेटिवली का नहीं करेंगे। कंपेरेटिवली बेटर नहीं लिख सकते आप यहां, समझ में आ गई बात। तो हम यहां क्या नहीं लिख सकते, मोर नहीं लिख सकते। इतनी बात क्लियर है अच्छे से,
समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम यहाँ क्या नहीं लिखेंगे, मोर नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अभी तो हमने ये लिखा कि क्या नहीं लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे कंपैरेटिव के साथ क्या लिखा जा सकता है, उसको भी देखते हैं, को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा जा सकता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं यही सेम ही, ही इज डैश 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 बेटर देन हिज फ्रेंड्स, देन हिज फ्रेंड्स। ठीक, बेटर है, यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं मच बेटर। ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये इसकी एडवर्ब हो जाएगी। मच बेटर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार बेटर, फार का प्रयोग किया जा सकता है, मच का प्रयोग किया जा सकता है, इवन बेटर, कई कई जगह आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है ही इज इवन बेटर देन हिज फ्रेंड्स, फार का प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग कर सकते हैं, इवन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां का प्रयोग हो सकता है मच। अब इसमें देखिएगा, आप मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, आप वेरी का प्रयोग नहीं कर सकते, आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है यहां, यहां लिखा जा सकता है हिज। आप इन दोनों सेंटेंस, ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको आप ठीक ढंग से समझ लीजिएगा, कहीं न कहीं जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे। ही सेकंड सजेशन वाज मच बेटर, ये है इसमें, हिज सेकंड सजेशन वाज मच बेटर देन हिज फर्स्ट। का दूसरे वाला सजेशन जो था वो पहले वाले से कहीं अच्छा है। मच बेटर का मतलब होता है कहीं अच्छा होना, इसको हिंदी में आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गई होगी चीज आपको। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिएगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी। आज की क्लास बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, और इसीलिए हम इसको आधा पहले करवा भी चुके थे टेस्ट का सोल्यूशन, फिर आधा बच गया था, तो मुझे लगा कि नहीं इसका करवाना चाहिए, क्योंकि इस 10 क्वेश्चन से इनसे बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। आई हैव गॉट वर्क टू गेट थ्रू टूडे, आई हैव गॉट वर्क टू गेट थ्रू टूडे, आज मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, सेंटेंस ये कह रहा है। ऑप्शन जो है वो आपके पास है, देखिएगा इसमें मुख्य रूप से दो चीजें आपको समझनी है। कौन सी? एक तो है इसमें ए लॉट ऑफ, दूसरा होता है लॉट्स ऑफ, और तीसरा होता है मच और मैनी। ये चार चीजें आपके पास हैं। ठीक है, लॉट ऑफ तो होता ही नहीं है। ठीक है, या तो क्या होता है, ये तो होता ही नहीं है, ये मान के चलो, तो मतलब ये तो आ ही नहीं सकता। क्या तो क्या लिखो इसको आप, लॉट्स ऑफ लिखो, और या फिर क्या लिखो, ए लॉट ऑफ लिखो। ये दोनों आपको लिखने होंगे। तो ये ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि ये नहीं है। रही बात इनकी, तो इनको ठीक ढंग से समझना चाहिए हमें। समझते हैं, देखो चीजों को अच्छे से एकदम क्लियर करेंगे चीजों को। इनमें क्या डिफरेंस है? ए लॉट ऑफ भी ज्यादा होता है, लॉट्स ऑफ भी ज्यादा होता है, मच भी ज्यादा होता है, और मैनी भी ज्यादा होता है। एक एक करके समझते हैं। मच का प्रयोग जो है सामान्यतया, नोट करते जाइएगा जिसको पास चीजें नहीं है क्लियर एकदम से, मच का प्रयोग किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए होता है। पहली बात, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। ये आपको ज्यादातर बच्चों को ठीक तरीके से क्लियर है। ठीक है, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए ज्यादातर या तो क्वेश्चन में होता है, और या फिर किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। ज्यादातर इनका प्रयोग होता है इस सेंस में। ठीक है, कैसे? डू यू हैव, डू यू हैव मच फ्री टाइम, मच फ्री, क्या आपके पास बहुत सारा खाली समय है? टाइम यहां अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, मच का प्रयोग कर दिया। डू यू हैव मच फ्री टाइम, क्या आपके पास बहुत सारा खाली टाइम है? अब इसका आंसर देखो क्या हो सकते हैं। आई डोंट हैव, आई डोंट हैव,
इसके दो तीन आंसर हो सकते हैं। आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, यदि आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव मच, आई डोंट हैव मच फ्री टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम नहीं है। और यदि आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है तब आप क्या लिखेंगे, आई हैव, आई हैव ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ फ्री टाइम। ये आदर्श स्थिति है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। इन दोनों में बेसिक अंतर है वो ये है कि सामान्यतया मच का प्रयोग जो किया जाता है वो क्वेश्चन में और नेगेटिव में, और ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये एक मोटी मोटी बात है, ऐसा नहीं कि इनका नहीं किया जा सकता, किया जाता है और एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन ठीक ये रहता है। ठीक है, एक अंतर तो ये है इसमें। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अब चलते हैं अपन किसमें, अब चलते हैं अपन इसमें, मच का हो गया, मैनी का देखिएगा। मैनी का प्रयोग जो है वो केवल किसके साथ किया जाता है, मैनी का प्रयोग के केवल काउंटेबल प्लूरल के साथ किया जाता है। अब इसका कंपैरिजन अपन किससे करेंगे, अलॉट ऑफ से करेंगे, अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से करेंगे, लॉट्स ऑफ। इनका प्रयोग दोनों का अनकाउंटेबल के साथ भी किया जा सकता है और काउंटेबल प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है। यानी इसका प्रयोग, मैनी का प्रयोग केवल काउंटेबल प्लूरल में, और लॉट्स ऑफ का प्रयोग किसके साथ किया जा सकता है, प्लूरल के साथ भी किया जा सकता है और किसके साथ किया जा सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी। ये समझने की बात है आपको कि लॉट ऑफ का प्रयोग दोनों के साथ किया जा सकता है। जैसे देयर आर, डू यू हैव, ये लिख लेते हैं, डू यू हैव डैश 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 बुक्स ऑन दिस टॉपिक, डू यू हैव बुक्स ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, डू यू हैव मैनी लिखेंगे हम यहां हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैनी का प्रयोग करना चाहिए, ए लॉट ऑफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या, लेकिन डू यू हैव मैनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव मैनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, मेरे पास ज्यादा बुक्स इसमें है नहीं। आई डू नॉट हैव मैनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, बुक्स ऑन दिस टॉपिक, आगे टॉपिक लिख लेना। ठीक है, और यदि आप ये कहेंगे आपके पास हैं तब आप लिखेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस टॉपिक, बुक्स ऑन दिस टॉपिक। आप ये भी लिख सकते हैं आई हैव मैनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहां ए लॉट ऑफ नहीं लिखेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, मतलब नियम ये है कि आप मैनी का प्रयोग के सामान्यतया कहां करें, इंटरोगेटिव में इसमें करें, और यदि आपको अफर्मेटिव में करना है तो उसकी जगह आप किसका कर दें, ए लॉट ऑफ का कर दें। ये है बस, और कोई इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ए लॉट ऑफ का कर दें या फिर क्या कर दें, आई हैव, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, ऐसे लिखें, बुक्स ऑन दिस टॉपिक। समझ में आ गई होगी बात भी। ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा समझाता हूं, मोटी मोटी बातें समझाता हूं आपको वापस से एक बार, बिल्कुल संक्षिप्त में समझाते हैं। क्या समझाते हैं, देखो एक बार, हमारे पास तीन वर्ड हैं, मच, मैनी और ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, इन दोनों का प्रयोग कहां किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। मच का प्रयोग केवल किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी का प्रयोग केवल किसके साथ होता है, प्लूरल के लिए। ये बात समझ में आ गई आपके। इनका प्रयोग ज्यादातर किस में होता है, सकारात्मक वाक्यों में होता है इनका प्रयोग, और इनका प्रयोग ज्यादातर किस में होता है, नकारात्मक और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात भी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं अपन इसमें, देखो वर्क कैसा नाउन है, इस क्वेश्चन को समझो। आई हैव गॉट वर्क टू गेट थ्रू टुडे, अब आपके पास क्या है, मैनी का प्रयोग कर सकते हैं क्या आप वर्क के साथ, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैनी का नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मैनी नहीं होगा। ठीक है,
फ्यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यू का प्रयोग भी किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ होता है। इसकी जानकारी आप सबको है, फ्यू, एफ यू, दे फ्यू, हालांकि उनमें अंतर है, वो बात की बात है। लॉट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, या तो ये लॉट्स ऑफ होता, ये नहीं है, तो आपके पास क्या बचा है? a lot of बचा है। आई हैव गॉट a lot of work to get through, ये है। अब बताओ भी ये सेंटेंस आपको किस तरीके से समझ में आया, कितना प्यारे तरीके से, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज। यदि आप इस तरीके से चीजें समझना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, तब जाके आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं जो सिलेक्शन दिलाने वाले होते हैं या फिर सिलेक्शन रोकने वाले होते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। लगभग 60% जो क्वेश्चंस होते हैं, 50-60% क्वेश्चंस वो आसान होते हैं, सभी बच्चे करते हैं। मामला जो फंसता है वो किस पे फंसता है? 10% क्वेश्चन में फंसता है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और आपको तैयारी 50% की तो करनी ही करनी है, साथ साथ जो अच्छे 10% क्वेश्चन हैं, 20% क्वेश्चन हैं, उनकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करनी। जब आप 100% की तैयारी करके जाएंगे तब वहां आप 70-80% कर पाएंगे। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना है, आराम से चीजों को पढ़ना है, करना है। ये देखिएगा आगे क्वेश्चन। ही बोराउड, बोराउड यानी उधार लिया, फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये नाउन का एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार से चीजों को लिखा जाए। पहला है 500 पाउंड्स, दूसरा है 5, इसमें सीधी सी बात यह है कि एक नंबर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? एक संख्या मिलेगी, और उसके बाद एक यूनिट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक यूनिट आपको, सॉरी, नंबर, नंबर प्लस यूनिट ऐसे मिलेंगे आपको। जैसे 5 डजन और पेन, ये तीन है आपके पास। 5 का 5 नहीं हो सकता, इसका कभी प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। इसका भी प्लूरल नहीं होगा। 5 डजन्स नहीं लिखेंगे आप, क्या नहीं लिखेंगे? 5 डजन्स नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? 5 डजन पेन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 डजन पेन्स लिखेंगे। ऐसे ही क्या लिखेंगे? जैसे 300 रुपीज है आपके पास, रुपी लिख देते हैं। इनमें से 3 नंबर है, ऐसा कैसा रहेगा? 1000 है, 100 है, आप इसको प्लूरल नहीं करेंगे, और इस रुपी को क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे, रुपीज। समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गई बात ये? अब इसमें से देखिएगा, ये 500 ये सही है, और पाउंड्स ये ठीक है। ही बोराउड 500 पाउंड्स फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये देखो 500 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, तो आप कहोगे सर 100 कभी नहीं होता, क्या होता है? 100 ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, ऐसे हो सकता है, HUNDRED, 100 ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, 100 ऑफ स्टूडेंट्स वर, ये बिल्कुल सही है, वर प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर, ठीक। 100 ऑफ, सैकड़ों बच्चे वहां उपस्थित थे। डजन्स ऑफ पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी ठीक, दर्जनों पेन बांटे गए। डजन्स ऑफ पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ठीक है। लेकिन क्या नहीं लिख सकते आप? यहां नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। 5 इसमें भी 100 आ गया, तो ये भी सही नहीं है। और 500 ऑफ पाउंड्स, ये भी ठीक नहीं। तो इसका सही आंसर जो कौन सा है, ये आपको सही आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो एग्जाम में दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। 16 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, 3 ऑप्शन है, 3 जगह भरना है हमें, यानी एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें हमें पूछी गई हैं। हेवी रेनफॉल लास्ट वीक वाज डिजास्टर। डिजास्टर होता है आपदा, विपदा, ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है इसलिए क्या लिख देंगे?
was a disaster already in state। डिज्मल का मतलब होता है डिप्रेस्ड, सैड, उदास स्थिति। यहां लिखेंगे हम ए डिज्मल। ठीक है, अब वैसे भी आप समझेंगे तो ए और ए इन दोनों में ही है, यहां लिखेंगे द, लेकिन इसको समझेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हैवी रेनफॉल में जो नाउन है वो क्या है, रेनफॉल है, बरसात है। हैवी उसके साथ क्या लगाया हुआ है, एडजेक्टिव लगाया हुआ है, भारी बरसात। हालांकि इसके साथ यदि कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता तो हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते तो भी चलता, लेकिन कौन सी बरसात की बात कर रहे हैं, लास्ट वीक जो बरसात हुई थी वो एक डिजास्टर। सारी की सारी बरसात, जनरली हम जनरल में बात करेंगे तो वी हैड हैवी रेन फॉर लास्ट नाइट में आप कुछ नहीं लिखेंगे, वी हैड हैवी रेन फॉर लास्ट नाइट, इसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहां हम करेंगे लास्ट वीक जो लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर उसमें भी लास्ट वीक है इसमें लास्ट नाइट है, ऐसे नहीं है। आप यहां इसको आगे हमने कहा है कि ये किस चीज का कारण बनी है, ये क्या है, ए डिजास्टर है। हैवी रेनफॉल लास्ट वीक, कौन सी रेनफॉल, तो लास्ट वीक थी इसलिए हमने इसके साथ दे लगाया। द हैवी रेनफॉल लास्ट वीक वाज, वो क्या थी, अ डिजास्टर, वो एक आपदा थी। किसके लिए, टू क्रॉप्स, फसलों के लिए। दैट जो वर, ये वर जो आया है किसके लिए, क्रॉप्स के, जो वर ऑलरेडी, जो पहले से ही थी इन डिसमल स्टेट, पहले से ही खस्ता हालात में थी, जो पहले से ही बुरी हालात में थी, उनके लिए ये एक डिजास्टर हुई। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो गया, 3 वाला इसका सही आंसर। आप अपने बताना जरूर कि आपने जब टेस्ट दिया था तब इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए थे, और जिसने टेस्ट नहीं दिया था, पूरा विश्वास है इस बार आप टेस्ट जरूर देंगे, क्योंकि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, आपको सूचना भी मिलेगी और आप टेस्ट भी देंगे। तो अभी जो दे रहा है यूट्यूब पे वो उसके कितने सही हुए हैं 10 में से, तो ये इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट करेंगे अपन। टीचर्स प्रीफर ए क्लास, प्रीफर का मतलब पसंद करते हैं, वरीयता देते हैं। टीचर्स प्रीफर ए क्लास दैट इज फेयरली, फेयरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है क्वाइट, फेयरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है क्वाइट। टीचर्स पसंद करते हैं क्लास दैट इज, जो कि कंसिस्टेंट है इन हैविंग पुपिल्स ऑफ द सेम लेवल, यानी एक स्तर के विद्यार्थियों को रखने में जो कंसिस्टेंट है, उस प्रकार की क्लास को टीचर पसंद करते हैं। कौन से टीचर भाई, नाइदर, देखो इसमें पहले तो ये समझो, ऑल का मतलब इन सब के मतलब समझते हैं। मोस्ट का प्रयोग यहां जो किया हुआ है, मोस्ट, मोस्ट का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, दोनों तरीकों को हम समझते हैं। जैसे शी इज, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये सेंटेंस को समझिएगा। यहां जो मोस्ट का प्रयोग किया हुआ है वो एडवर्ब के रूप में, ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के रूप में, ऐसे मान लो। इंटेलिजेंट का हमने क्या बनाया, सुपरलेटिव डिग्री बनाया। इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव के लिए कितनी इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, ये एडवर्ब। और ऐसी स्थिति में इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ब्यूटीफुल, ऐसी स्थिति में इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, द का किया। अब यहां तक तो समझ में आ गई। एक मोस्ट का प्रयोग होता है अधिकांश के रूप में, मोस्ट का प्रयोग होता है अधिकांश, अधिकांश को इंग्लिश में आप कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ, क्या कह सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ कह सकते हैं, अधिकांश जिसको आप कहते हैं। ऐसी स्थिति में डिटरमिनर होता है, जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस, सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, अबाउट देयर, अबाउट देयर, नई बात यहाँ, यहां जो मोस्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, ज्यादातर विद्यार्थी।
ऐसी स्थिति में मोस्ट के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मोस्ट स्टूडेंट्स, इसको कई बार लिखा जाता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। स्टडी नहीं लिखेंगे, स्टडीज लिखेंगे। यहां जो मोस्ट है इसमें ये डिटरमिनर क्या है? एक एक चीज को समझ लेना रे, पता नहीं एग्जाम में कहां काम आ जाएगी। ये डिटरमिनर है, ये ऑफ लग गया इससे, और अब ये मोस्ट ऑफ हो गया तो ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया समझो, देखो हमने मोस्ट को 3 जगह प्रयोग किया है। मोस्ट स्टूडेंट्स यहां क्या है, ये डिटरमिनर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां क्या है, प्रोनाउन है। यहां भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, और यहां भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, और यहां ये एडवर्ब के रूप में, यहां ये क्या है। और ऐसी स्थिति में इसके साथ किसका प्रयोग होता है, द का, क्योंकि ये किसके लिए है, गर्ल के लिए आया, तो द का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई, ये चीजें क्लियर हैं। अब आप बताओ, देखो इसमें मोस्ट का प्रयोग हमने समझ लिया है, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ठीक से समझ में आ रही होंगी चीजें, और आप लोगों को ऐसा लग भी रहा होगा कि यदि चीज को इस तरीके से तैयार कर लिया जाए, इतनी क्लियरिटी के साथ तैयार कर लिया जाए। देखो ग्रामर का मामला ही इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को पूरी क्लियरिटी के साथ पढ़ना चाहिए। जितनी चीजें क्लियर होंगी उतनी चीजें आप लोगों को अच्छी समझ में आए, आप लोगों को मजा आएगा कि वास्तव में यार सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमने इंग्लिश सब्जेक्ट को चुना, और हमारी चीजें देखो कितनी अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब देखो इसको मोस्ट, एक चीज हमने पढ़ ली, इसको पढ़ा भी हमने, मोस्ट को पढ़ा। एक एक को समझेंगे इसमें सबको, नाइदर को भी समझेंगे, होल को भी समझेंगे, एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें सारी की सारी। अब चलते हैं अपन, देखो नाइदर, इसमें क्या आएगा वो तो बाद की बात है, इसमें तो आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा, मोस्ट आएगा। मोस्ट टीचर्स प्रीफर ए क्लास, ज्यादातर टीचर्स क्लास को प्रीफर करते हैं तो क्या हो, बहुत कंसिस्टेंट हो इन हैविंग पीपल ऑफ द सेम लेवल, सेम लेवल स्टूडेंट्स रखने में बहुत कंसिस्टेंट हो, मोस्ट आ गया। अब चलते हैं नाइदर क्यों नहीं आया। नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, ठीक है, नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है। अब इसको ग्रामेटिकली समझते हैं, देखो ग्रामर में इसको कैसे समझा जाए। नाइदर जो है उसका प्रयोग दो तरीके से होता है, या तो डिटरमिनर होगा, नाइदर का प्रयोग या तो डिटरमिनर के तौर पे होगा, और या फिर नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के तौर, या फिर प्रोनाउन के, या फिर नाइदर नोर, या फिर नाइदर नोर जो है कंजंक्शन के रूप। ये तीन ही तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका आपको नजर आएगा नहीं। नाइदर जब डिटरमिनर के रूप में हो तब उसको ऐसे लिखा जाता है, नाइदर पेरेंट, पेरेंट्स लिखें या पेरेंट लिखें, पहले तो ये बताओ। वॉज प्रेजेंट देयर, पेरेंट दो ही होते हैं, मम्मी और पापा दोनों को मिलके क्या कहते हैं, पेरेंट। वॉज प्रेजेंट, ठीक। नाइदर पेरेंट, नाइदर को जब डिटरमिनर के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी उसके तुरंत बाद नाउन हो, तब उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या लिखेंगे, नाइदर पेरेंट, यानी दोनों में से एक भी पेरेंट वहां उपस्थित था, सिंगुलर वर्ब आएगी प्रेजेंट देयर। समझ में आ गई भाई। और देखिएगा, नाइदर ऑफ द पेरेंट्स, यदि आप इसको प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, नाइदर ऑफ द पेरेंट्स, तब आपको यहां पेरेंट्स लिखना पड़ेगा। तब हम क्या लिखेंगे इसमें, पेरेंट्स, पेरेंट्स में से कोई भी नहीं, दोनों में से एक भी, और वर्ब आएगी सिंगुलर, नाइदर द पेरेंट्स वाज प्रेजेंट देयर।
अब बताओ यहां नाइदर है, तो इसके बाद अगर ये नाइदर लिख दें तो ये तो सिंगुलर आना चाहिए था, जबकि ये क्या है, रूल है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। एवरी आप सब जानते हैं कि एवरी के बाद में सिंगुलर आता है कि नहीं आता है? एवरी के बाद भी सिंगुलर आता है, इसलिए एवरी भी नहीं आएगा। होल का प्रयोग होता है फुल या कंप्लीट। होल का मतलब होता है फुल या कंप्लीट, पूरा का पूरा, होल डे, पूरे दिन। ठीक है, ही ड्रंक द होल बॉटल ऑफ मिल्क, होल बॉटल, पूरी की पूरी। ये क्या आएगा यहां, आएगा। समझ में आ गया अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये है, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो, अच्छी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे सेंटेंस, इतने अच्छे सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको हमारी वीनस ग्रामर की जो बुक है, एंड अल्टीमेट प्रैक्टिस बुक, उसमें भी मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस तो हम करते हैं, लेकिन एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो आपकी इस बात को ध्यान में रखते ही हमने एक ग्रामर की बुक लॉन्च की है, वीनस ग्रामर। बहुत अद्भुत पुस्तक है वो अपने आप में। तो यदि आपके पास अभी तक नहीं है तो एक बार आप उसको बाई करके जरूर देखें। और जिन बच्चों के पास है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि उस बुक का लेवल कैसा है, कितनी शानदार पुस्तक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि बहुत ही अद्भुत पुस्तक है वो। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये एक कहावत है कि एक तरह के लोग जो है वो साथ साथ रहते हैं। इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक तो आता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी सही है। बर्ड्स ऑफ ए फ्लॉक टुगेदर, ठीक। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यहां ए ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि ऐसे लिखा जाए, बर्ड्स ऑफ और सेम शब्द आए, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बर्ड्स ऑफ द सेम। सेम अपने साथ अक्सर क्या लेता है, आर्टिकल द का प्रयोग करता है, क्योंकि वो पुरानी चीज को बता रहा है कि सेम वही है। दिस इज द सेम बुक आई परचेज लास्ट ईयर, दिस इज द सेम बुक आई परचेज्ड, आई परचेज लास्ट ईयर, दिस इज द सेम बुक आई परचेज, द सेम लिखेंगे। दिस इज द सेम स्टूडेंट हु हैव टॉप्ड द एग्जामिनेशन, इसमें हम क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ द सेम। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें हमने इंटरनेट वगैरह पे कहीं देखा है, तो लिखा हुआ क्या है, पार्ट्स ऑफ अ सेम फिगर। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको सेम वर्ड नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, लेकिन सेम आता है तो द लिखेंगे। एक क्वेश्चन भी हमें पूछा हुआ है, और जानबूझ के जब पेपर बनाने वाला होता है तो वो हमसे थोड़ा आगे की सोचता है। तो पता है कि आजकल मार्केट में किस प्रकार का कंटेंट है, बच्चे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा सतर्क होकर पेपर बनाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से देखेंगे उसको। अब देखिए, आर्टिकल का क्वेश्चन है, मैन फियर डेथ। डेथ कैसा नाउन है, डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसा नाउन है अभी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नियम ये कहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज, सामान्यतया आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यहां नहीं होना चाहिए। आदमी मौत से डरते हैं, ठीक है। मैन का प्रयोग किया हुआ यहां एम ए एन, वैसे तो एम ए एन होता तब भी क्या था, मैन फियर्स आता, बस इतना ही डर रहता, मतलब इतना ही अंतर आता। तब भी हम यहां क्रॉस लिखते हैं, और अब भी क्या लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे। तब क्रॉस लिखने की क्या वजह होती, मैन को जब सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाए, सारे के सारे लोग, ठीक है, इन जनरल सेंस, आप इसको कह सकते हैं इन जनरल सेंस, जब मैन का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाए, नेचर का प्रयोग जनरल सेंस में किया जाए, तो आर्टिकल नहीं लिखते हैं। मैन इज मोर, मैन इज
ऐसे ही लिखते हैं, मैन इज, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मैन इज मोर। यहां MAN नहीं है, क्या है, MEN। लेकिन सामान्य रूप में सबके लिए बात की जा रही है। और जब किसी भी नाउन को प्लूरल यूज किया जाए, तो यूज किया जाए, प्लूरल में यूज किया जाए, प्लूरल सेंस के साथ, और वो पूरी जाति की तरफ इशारा करता हो, तब भी उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग तब भी उसके साथ नहीं करते। ठीक है, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ऐसे लिखते हैं। काउज प्लूरल है, सभी गायों की बात कर रहे हैं, लगेंगे काउज आर यूजफुल एनिमल। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये ऐसे भी होता, मैन फियर्स डेथ, तब भी मैन के साथ कुछ नहीं आता, डेथ के साथ कुछ नहीं आता। और यदि प्लूरल है तब भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या है। और अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की इस क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और आपको लगा कि वास्तव में चीजें हमारे समझ आ रही हैं, हमारे समय का सदुपयोग होता है इस चैनल पे हमें पढ़ाई की बातें बताई जाती हैं, हमारी एग्जाम से संबंधित चर्चा की जाती है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको चीजें कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, ताकि हमें चीजें और अच्छी समझ में आए, ताकि हम और अच्छे तरीके से आप तक चीजें पहुंचा सकें। आपके कोई डाउट्स हैं तो वो पूछा करो कमेंट बॉक्स में कि सर ये डाउट्स हैं, तो हम आपको और अच्छे तरीके को समझा सकें। स्मिथ नाम है किसी का, गॉज टू चर्च, वो चर्च जाता है एवरी संडे, ही लीव्स नियर चर्च ऑन द हिल। देखो चर्च शब्द है की चर्चा मैंने कई बार कर दी है क्लास में। चर्च शब्द है तो दो सेंस में यूज हुआ है। एक तो ये हुआ है कि चर्च को हर संडे को जाता है वो, इसका मतलब पूजा पाठ के लिए जाता है, वर्शिप के लिए जाता है, तो ये चर्च का प्राइमरी फंक्शन, ये चर्च का क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक कार्य हुआ ये उसका, जिस काम के लिए वो बनी है वो ये कार्य हुआ, प्राथमिक कार्य। जब किस किस का, जब आपको चर्च है, टेम्पल है, ठीक है, और प्रिजन है, इन शब्दों का ये जो है अपने प्राइमरी फंक्शन के लिए किया जाए, हॉस्पिटल है, इनका प्रयोग यदि प्राइमरी फंक्शन के लिए किया जाए तो उनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का नहीं होता, यहां कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। स्मिथ गॉज टू टेम्पल या चर्च एवरी संडे, ठीक है, इसको भी समझाएंगे आज संडे से पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, आप बताना भाई। वैसे तो संडे से पहले हम क्या लिखते हैं, ऑन संडे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना ऑन संडे, तो यहां हमने ऑन क्यों लिखा, इसको कमेंट बॉक्स में बताना पूरी डिटेल से कि इसके साथ क्यों नहीं आया, ठीक है। ऑन संडे ही लिव्स नियर, अब ये कह रहा है कि वो एक चर्च के पास रहता है, कौन सी चर्च, ऑन द हिल, जो कहां है, हिल के ऊपर है, तो यहां हम चर्च के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया, स्मिथ गॉज चर्च एवरी संडे, ही लिव्स नियर द चर्च ऑन द हिल, तो क्रॉस और द कौन से में है, चार वाले में। इस तरीके से हमने इस टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन किया, आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए आप जरूर बताना। और अब ये वो बुक्स हैं जिनका जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, ये जो बुक है, जिस बुक से अभी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो इस बुक से थे, वीनस ग्रामर से, इसमें 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, सभी एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी टीजीटी पीजीटी के हों, डी ट्रिपल एस बी के हों, केवी के पेपर्स हों, सभी पेपर्स के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। और उसके साथ साथ वीनस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए लिटरेचर की अपने प्रकार की एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार पुस्तक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट थियरी है, कंप्लीट थियरी, चाहे वो आपके मूवमेंट्स हों, चाहे वो आपके एजेज हों, चाहे आपका इंडियन लिटरेचर हो, चाहे फिगर्स ऑफ स्पीच हो, जो भी हो, कंप्लीट डिटेल है इसमें, थियरी है। और उसके साथ साथ 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चन,
और उनकी भी एक बड़ी विशेषता ये है कि हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। इसी तरीके से ये रीट मेंस और आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए पेडागोजी की बुक है, यानी मेथड्स की बुक है। इसमें कंप्लीट थ्योरी और 750 क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो सॉल्व पेपर्स हैं, जो पुराने पेपर्स हैं 2010 से लेके 11 से लेके सारे जितने पेपर्स हुए सारे पेपर्स इसमें हैं, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। यदि आप इन बुक्स को लेना चाह रहे हैं तो आप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं आप वहां भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी बुक्स को मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।